आईसीआर में एडमिशन लेने के बाद में सभी स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि क्या आईसीआर स्कॉलरशिप देता है तो कितना देता है और कौन कौन से आईसीआर स्कॉलरशिप के रूल्स होते हैं, उनको लेके कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। ये वीडियो आईसीआर में जिन्होंने एडमिशन लिया है, आईसीआर के थ्रू जिन्होंने आईसीआर की काउंसलिंग से इंडिया की तमाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट के लिए है कि आपको अगर आईसीआर स्कॉलरशिप देता है तो किन रूल्स को फॉलो करते हुए देता है और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। काफी बच्चों के डाउट हैं, उनको कंप्लीट आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आईसीआर के जितने भी 12 कोर्स है, यूजी की बात करता हूँ, ठीक है, पीजी और पीएचडी में तो सब समझ जाते हैं जाने के बाद में, लेकिन यूजी के स्टूडेंट होते हैं जो नए नए कॉलेज में जाते हैं, काफी सोच रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर में स्कॉलरशिप मिलती है, फॉरेस्ट्री में स्कॉलरशिप मिलती है, फिशरीज में मिलती है या नहीं। तो एक बात बता देता हूँ, आपने आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। चाहे आपने हॉर्टिकल्चर में लिया है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर में लिया है, फॉरेस्ट्री में लिया है, सब कोर्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब किसको मिलेगी ये रूल्स ध्यान से देखना, ठीक है, और इन रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। फर्स्ट रूल है हमारा, वो है कि आप मान लो जिस स्टेट में हो उस स्टेट में आपको एडमिशन नहीं लेना। अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट है और राजस्थान में एडमिशन ले रहा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये बोल रहा है कि आउटसाइड देयर स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो चेंज होना चाहिए। अगर आप राजस्थान के हैं तो यूपी में एडमिशन ले रहे हैं, बिहार में ले रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, किसी भी इंडिया की राजस्थान को छोड़ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब कितनी स्कॉलरशिप मिलती है किस कोर्स में, ये भी आगे चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वीडियो अच्छे से देखोगे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका है उसमें आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और किसी भी एजिटेशन, स्ट्राइक या फिर कहते हैं ना कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया उसमें आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये आईसीआर का रूल है कि अगर आप किसी भी लड़ाई झगड़े में, किसी भी स्ट्राइक में पाए गए तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी स्कॉलरशिप है वो एनटीएस है वो काट ली जाती। यूनिवर्सिटी नहीं चाहता कि आप ऐसे काम करो फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो आपको उनमें नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करना है। उसके बाद में आप बिना परमिशन के एब्सेंट भी नहीं रह सकते हैं। उसके बाद में ये बोल रहा है कि टेक अप स्टडीज ऑन होल टाइम बेसिस एंड डज नॉट टेक अप एनी जॉब इवन ऑन पार्ट टाइम बेसिस। मतलब आप ओनली आपका पूरा ध्यान है वो पढ़ाई पर होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। डज नॉट एक्सेप्ट एनी अदर स्कॉलरशिप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडी, यानी कि आप ग्रेजुएशन के टाइम पे किसी भी दूसरी स्कॉलरशिप को नहीं लोगे तब आपको एनटीएस मिलेगा। मान लो कि बहुत सारे ऐसे राजस्थान के बच्चे होते हैं जिनको स्टेट के द्वारा स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप अगर वो लेते हैं तो एनटीएस नहीं मिलती है, ओनली एनटीएस स्कॉलरशिप ही आपको लेनी है, तब जाके आपको एनटीएस मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में डज नॉट लीव हर कोर्स ऑफ स्टडी विद इन 1 month of the admission, otherwise no scholarship shall be paid to him her। मतलब कोई भी लड़का या लड़की जिस कोर्स में एडमिशन ले रहा है 1 महीने के बाद में अगर वो कोर्स छोड़ देता है तो उसको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। डज नॉट सब्सिक्वेंटली चेंज द इनिशियल सब्जेक्ट allocated for which he and she has been awarded the NTS during his studies। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, किसी कोर्स को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आपको स्कॉलरशिप, देखो भाई, मोटे मोटे रूल्स आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आप जिस स्टेट के हो उस स्टेट में आपको एडमिशन नहीं लेना है, ये चीज ध्यान रखनी। देन उसके बाद में
अगला रूल है कि ये सीजीपी वगैरह तो आगे आएंगे, वो भी बता दूंगा, ये चीजें तो ध्यान रखनी है, ठीक है। सीजीपी तो मेंटेन करके ही चलना। अगली बात है कि आपको किसी भी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं होना है, कोई भी पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है। ये 3 रूल तो आपको एटलीस्ट फॉलो करने ही है, ठीक है। अटेंडेंस, जो भी कॉलेज में जितना % कंपलसरी होता है वो आपको अटेंडेंस फुलफिल करना है। अगर आप अटेंडेंस भी नहीं देते हो बिना परमिशन के, ये लिखा हुआ है डज नॉट रिमेन एब्सेंट विदाउट पीरियड परमिशन एंड डज नॉट पार्टिसिपेट एनी एजेंटेशन स्ट्राइक एटसेट्रा ड्यूरिंग द पीरियड। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, मतलब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो स्कॉलरशिप आपको जो यूनिवर्सिटी मिलती है, उनके हेड जो भी डीन होता है कॉलेज का, उनके द्वारा आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। तो ध्यान रखना कि आपको स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म वगैरह कॉलेज वाले भरवाते हैं, तो उस टाइम थोड़ा एक्टिव रहना, फॉर्म वगैरह भर देना, और जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उसमें आपके पैसे हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेना, ये मैं अभी साफ कर दूंगा, जो भी लिखा हुआ है ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। नोट द कॉलेज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शैल बी पेड स्कॉलरशिप इन लंप सम इन एडवांस फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है। 12 मंथ के पीरियड के अंदर द अवॉर्डेड शैल however get her scholarship on a monthly basis at the end of each month and clear promotion to next class and sources of OGPA CGPA of minimum 7 out of 10। 10 में से 7 CGPA आपको ICR के स्कॉलरशिप के लिए बनाना है, ठीक है। आपको पता OGPA CGPA चलता कॉलेज में, तो 7 OGPA ओवरऑल ग्रेड पॉइंट आपका 7 होना चाहिए, और जो SC और ST के स्टूडेंट हैं उनका 6.5 होना चाहिए, ठीक है। SC और ST के स्टूडेंट के लिए 6.5, जनरल EWS OBC स्टूडेंट के लिए 7 CGPA होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जितने भी जो स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों को ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। ये रूल एंड रेगुलेशन थे, वो मैंने बता दिए। अब कितना स्कॉलरशिप मिलता है वो जान लो। यूजी के स्टूडेंट को पर मंथ 3000 रुपए का स्कॉलरशिप है वो मिलता है, ठीक है। 3000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे पर मंथ, ठीक है। उसके बाद में जो भी पीजी के स्टूडेंट है, जेआरएफ से जो एडमिशन होता है, जिनका जेआरएफ से एडमिशन होता है, उनको 12,600 रुपए के समथिंग पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। जो नॉन जेआरएफ स्टूडेंट्स होते हैं, सीधा पीजी में एडमिशन लेते हैं, उनको 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है, ओके। जो पीएचडी एसआरएफ के थ्रू एडमिशन लेता है उनको 35,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप है, वो आईसीआर देता है, ठीक है। ये जितनी भी जो फेलोशिप थी आईसीआर की मैंने आपको बता दी। आपके आयोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्लियर हो गए, एक बार देख लो। यूजी को 3000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता है। पीजी स्टूडेंट जो जेआरएफ से एडमिशन लेते हैं 12,600, एनटीएस होती है वो 5000 मिलती है, यानी कि नॉन जेआरएफ स्टूडेंट को लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। जेआरएफ स्टूडेंट के लिए 12,600, एसआरएफ को 35,000 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप है मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, किन स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिजेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीटली आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।